नमस्कार, मेरा नाम है मोहित चौबे और आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रूक। हम नॉलेज ब्रूक में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने जा रहे हैं और जिसका हमारे चौथा लेक्चर का पार्ट सेकंड है। पहला लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था तो हम इसका पार्ट सेकंड भी अपलोड कर रहे हैं। तो बिल्कुल तुरंत इस पार्ट को पहले लेक्चर के साथ ही कंटिन्यू देखें। आपको पहले लेक्चर की लिंक हमारे आई बटन पे दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके पहले लेक्चर को कंप्लीट कर लें, तब इस लेक्चर को देखें। चलिए तो बात करते हैं कि पहले लेक्चर जो कि था बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार से संबंधित समस्याओं के बारे में। तो आगे हम उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों में मानसिक बीमारी के संकेत, मतलब हमने बीमारियां देख ली थी कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और बीमारियों के क्या क्या संकेत हो सकते हैं। अब हम उन पर चर्चा करते हैं। जैसे खाने की आदतों में बदलाव, चेंज इन द ईटिंग हैबिट्स। जब बालक की खाने की आदतों में परिवर्तन हो जाता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है वह किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का शिकार हो। लगातार सिर दर्द या पेट में दर्द, मुश्किल से ध्यान दें, मतलब कभी कभी उसको कंसंट्रेशन करने में जब आप देखें कि काफ़ी लंबा समय हो गया है और बालक अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। चेंज इन एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, जब बालक की शैक्षणिक प्रदर्शन में काफ़ी बदलाव आ जाए। अवॉइडिंग और मिसिंग स्कूल, जब बालक विद्यालय जाना अवॉइड करे या फिर बचने का प्रयास करे। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर कैन बी हार्मफुल, कई बार बालक का अनियंत्रित व्यवहार भी उसके लिए हानिकारक हो सकता है। मासिव चेंज इन मूड बिहेवियर और पर्सनालिटी, जब बालक की मनोदशा, व्यवहार तथा व्यक्तित्व में एक भारी बदलाव हो। तो इन तमाम स्थितियों में यह अभिभावक और शिक्षक दोनों की भूमिका होती है कि बालक की मनोदशा को समझने का प्रयास करें और जानें कि कहीं उन्हें किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं। और भी कुछ हैं, जैसे लगातार उदासी, 2 या 2 से अधिक सप्ताह तक अगर बालक लगातार सैडनेस या उदासी की स्थिति में रहता है। सामाजिक संपर्क से पीछे हटना या उससे बचना, मतलब रिट्रीट और अवॉइड सोशल इंट्रैक्शंस, मतलब सामाजिक, क्योंकि हर व्यक्ति मानव एक सामाजिक प्राणी है और अगर समाज से ही वह कटने का प्रयास कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसके मस्तिष्क में ऐसा चल रहा है जो सामाजिकता के परे है। उसके बाद खुद को चोट पहुंचाना या खुद को चोट पहुंचाने की बात करना। बिल्कुल, अगर व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है मतलब वह खुद से, स्वयं से खुश नहीं है, और जब स्वयं से खुश नहीं है मतलब उसके मस्तिष्क में उसके मनोविकार किसी प्रकार का उत्पन्न हुआ है। टॉकिंग अबाउट डेथ और सुसाइड, जब कोई बालक आत्महत्या या मौत के विषय में बात करे तो ये बहुत ही हानिकारक और हार्मफुल हो जाता है। तो बिल्कुल तब तो बालक के साथ बैठ के अभिभावकों को बिल्कुल बात करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आउटब्रेक और एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, मतलब प्रकोप या अत्यधिक चिड़चिड़ापन। डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, मतलब सोने में कठिनाई होना। और या फिर वेट लॉस, वजन में कमी आना, मतलब ये कहते हैं ना कि खुश दिमाग में या खुश शरीर में खाना अच्छा पचता है, और जब आप अच्छे से स्वस्थ खुश नहीं रहेंगे तो आपकी जो पूरी मशीनरी है शरीर की वह अच्छे से काम नहीं करेगी और आपका वजन भी घटेगा। तो इन सब तमाम परिस्थितियों में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभिभावकों की कि वह अपने बालकों पर ध्यान दें और उनके स्वास्थ्य के, उनके मानसिक स्वास्थ्य के विषय में चिंतित हों। फिर हम देखते हैं कि बच्चों में मानसिक बीमारी का निदान, तो हम देखें कि कैसे किया जाता है, या जब आप उनको डायग्नोस कर लें या आपको ऐसा लगता है कि आपके बालक में किसी प्रकार की मानसिक बीमारी है, मानसिक समस्या है, तो उसका समाधान कैसे देखेंगे। फुल मेडिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो उसका संपूर्ण जो है जो चिकित्सा परीक्षण करवाया जाएगा। फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री, जो भी उसका मेडिकल इतिहास है वह देखा जाएगा। मतलब यहाँ मेडिकल इतिहास बच्चे का ही नहीं वरन परिवार का भी देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वह अनुवांशिक भी हो सकती हैं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा, मतलब किसी प्रकार का अगर बालक को आघात या शौक पहुँचा है तो उसका भी इतिहास, जो शारीरिक या भावनात्मक किसी भी रूप का आघात हो उसका इतिहास जानना आवश्यक हो जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का परिपक्व इतिहास, जो भी जिस भी क्रम में उसका शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य है तो उसका पारिवारिक इतिहास भी देखना आवश्यक हो जाता है। माता पिता के साथ लक्षणों और सामान्य चिंताओं की समीक्षा, माता पिता के साथ डिस्कस करना ज़रूरी होता है कि आपके बच्चे के जो लक्षण हैं वह है, आपके जो एटमॉस्फेयर ऐसा उसको कुछ मिला है क्या, या जो भी समस्याएं हैं, तो माता पिता अपने बालक के लक्षणों के विषय में ज़्यादा अच्छे तरीके से चर्चा कर सकते हैं और समीक्षा दे सकते हैं। और भी कुछ हैं, जैसे अकादमिक इतिहास, एकेडमिक हिस्ट्री क्या रही है, बालक क्या शुरू से ही एक कुशाग्र बुद्धि बालक रहा है, बाद में उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या क्या समस्याएं उसके जीवन में रही हैं।
इंटरव्यू विद पेरेंट्स, माता पिता के साथ साक्षात्कार जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी चिकित्सक होते हैं वो करते हैं और बालक की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बच्चों के साथ बातचीत और अवलोकन, बच्चों के साथ बातचीत करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बालक कई बार अपने माता पिता या अभिभावकों के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, तो जो भी साइकियाट्रिस्ट या जो भी मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके साथ बैठ के बालक की बातचीत करवाई जाती है। इस बातचीत के दौरान कुछ खेल कूद या कुछ ऐसे टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं जो डायग्नोसिस है उसको ईजी बना सकें और बालक को समझ में भी ना आए कि वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। उसके बाद बच्चे और माता पिता के लिए मानकीकृत मूल्यांकन और प्रश्नावली, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट टेस्ट होते हैं जो विद्वानों द्वारा बनाए जाते हैं, जो मानकीकृत मूल्यांकन विधियां होती हैं, और कुछ क्वेश्चनेयर होते हैं, कुछ प्रश्नावलियां होती हैं जो बालक और अभिभावक दोनों के साथ डिस्कस की जाती हैं और उनसे जो आउटपुट आते हैं, उनके जो रिजल्ट आते हैं, उनसे वह समस्या निकाली जाती है कि किस समस्या से बालक गुजर रहा है। टाइमलाइन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे के विकास की जो प्रगति है उसकी समय रेखा भी देखी जाती है कि बालक की विकास की दर जो वर्तमान है यही चल रही है, क्या कभी बालक इससे भी अच्छे तरीके से विकास कर रहा था, या विकास की जो दर है उसका इतिहास जो है बालक की मन स्थितियों को समझने में काफ़ी मदद करता है। हम देखेंगे कि कुछ नैदानिक निर्देश हैं, तो दो मुख्य रूप से नैदानिक निर्देश हैं, एक दिया गया है द अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन द्वारा और एक दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। जो अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने दिए हैं वो हैं द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये दिया गया है जिसको हम DSM कहते हैं, ये दिया है द अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन ने। ये एक क्राइटेरिया देते हैं कि किस प्रकार से जो डायग्नोस्टिक है वो बच्चों का किया जाएगा, उनके नेचर, उस ड्यूरेशन के लिए, और पर्टिकुलर क्या इम्पैक्ट या क्या सिम्टम्स, मतलब क्या प्रभाव और क्या मानदंड रखे जाएंगे उस टेस्ट के लिए। वहीं एक और डायग्नोस्टिक गाइडलाइन जो है वो प्रदान की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। तो ये दोनों ही शायद कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएं अगर प्रश्न जो है थोड़ा सा और डिटेल्ड और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जब होते हैं कई बार, तो जितने भी ऑनलाइन TET परीक्षाएं या किसी भी प्रकार की वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने होते हैं और उनके पास कंटेंट सीमित होता है, तो वो कंटेंट की डायमेंशंस को, उनकी सीमाओं को बढ़ा के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। अब ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का इलाज किस प्रकार किया जाता है, तो ट्रीटमेंट मुख्य रूप से दो तरीके के दिए जा सकते हैं। एक होता है फिजियोथेरेपी, ये मनोचिकित्सा जिसको हम कह सकते हैं फिजियोथेरेपी और साइकोथेरेपी और दूसरा होता है मेडिकेशन। तो साइकोथेरेपी में होता क्या है कि मनोचिकित्सक जिसे टॉक थेरेपी, बातचीत करके, या व्यवहार चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है, मतलब हम इसको कह सकते हैं बिहेवियरल थेरेपी या फिर टॉक थेरेपी। साइकोथेरेपी में और क्या करते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक या अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ बात करके मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करने का एक तरीका है। मतलब जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि कई बार जो बालक हैं वह अपने शिक्षकों के साथ या अपने अभिभावकों के साथ अपने विचार शेयर नहीं कर पाते, तो इन परिस्थितियों में वो किसी मनोवैज्ञानिक या फिर जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति है उसके साथ बैठ के अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं। और खेल खेल में इसमें कई सारे खेल की विधियाँ भी जोड़ दी जाती हैं बालकों के केस में, और इस प्रकार से बालक के जो रुझान हैं, जो बालक की मन स्थितियाँ हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। फिर कुछ मेडिकेशन वाली पद्धतियाँ होती हैं जो कि कभी भी, चाहे अभिभावक हों या शिक्षक हों, उनको बिना डॉक्टर के या बिना किसी पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य कर्मी की सिफारिश के बिना नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो एक होते हैं उत्तेजनक या फिर जिसको हम कहते हैं स्टिमुलेंट तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं। एक प्रश्न बन सकता है कि स्टिमुलेंट या एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिसिन ये किस परिस्थितियों में दी जाती हैं, तो जब भी बालक किसी प्रकार की मन स्थिति का शिकार है, मन विकृति का शिकार है, तो अगर डॉक्टर को लगता है तो इन दवाइयों से उसका इलाज किया जा सकता है। इनके नाम याद रखेंगे, कई बार इनके नाम को लेकर प्रश्न बन जाते हैं कि स्टिमुलेंट जिसको हम उत्तेजक कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट जिसको हम अवसाद रोधी कहते हैं, फिर एंटी एंजाइटी मेडिकेशन जिसको हम चिंता निवारक दवा कहते हैं, फिर एंटी सिम्टोटिक और मूड स्टेबलाइज़र, तो जो मनो प्रतिरोधी या मूड स्थिर करने वाली दवाइयाँ हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर
डॉक्टर इनको बारे में बिल्कुल, जब भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं तो इनके पीछे कुछ रिस्क होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इनके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा हैं उन परिस्थितियों के लिए जिन परिस्थितियों में ये दवाइयाँ दी गई, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इनका आम परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इनकी लत लगने की भी समस्या होती है। तो जब भी अगर आप कभी किसी ऐसे बालक के संपर्क में आते हैं आपके विद्यालय में या अपने परिवार में जिसको ऐसी किसी दवाइयों की आवश्यकता पड़ी है, तो बिल्कुल आप, ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम ध्यान रखें कि जैसे ही उनकी दवाइयों का कोर्स कंप्लीट हो तो वह उनको एक्सेस में या अतिरिक्त दवाइयाँ ना लें। फिर बात आई कि शिक्षक या अभिभावक की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले तो यह प्रमुख भूमिका है कि बीमारी के बारे में जानना शिक्षक और अभिभावक का कर्तव्य है कि वह अपने बालक और अपने विद्यार्थी के विषय में जानते हों। परिवार के परामर्श पर विचार करें, मतलब जो भी कन्फर्स फैमिली कंसल्टिंग डेट थ्रेट्स ऑल मेंबर्स एज पेरेंट्स इन ट्रीटमेंट प्लान, मतलब सदस्यों से बातचीत करना आवश्यक होता है क्योंकि जो परिवार के सदस्य हैं वह भागीदार के रूप में जो बालक है उसके इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अपने बच्चे को कैसे प्रतिक्रिया दें, मतलब अगर कोई बालक या आपका विद्यार्थी किसी मनोविकृति से जूझ रहा है तो उसको किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए और कठिन व्यवहार को कैसे करें। मतलब कई बार आपको उसको डांटना या समझाना पड़ेगा, दवाइयाँ खाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। इस बारे में सलाह के लिए अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से पूछना आवश्यक है। मतलब कोई भी काम जो मनोविकृति के दौरान बालक के साथ किया जाना है वह हमेशा किसी जो प्रोफेशनल है उसकी सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। फिर बात आएगी कि माता पिता के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दाखिला लें, मतलब माता पिता हैं तो उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दाखिला लें, और अगर आप शिक्षक हैं तो जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके माध्यम से आप अपने आप को निपुण बनाएं कि आप मनोविकृति से जूझ रहे बालकों की पहचान कर सकें और उनको कक्षा के जो एटमॉस्फेयर है, क्लास रूम एटमॉस्फेयर है, उसमें ढालने का प्रयास कर सकें, विशेष रूप से उन बच्चों के माता पिता के लिए जिन्हें मानसिक बीमारी है। ठीक है, ये मुख्य रूप से माता पिता के लिए है। उसके बाद तनाव प्रबंध तकनीकों का अन्वेषण करें ताकि आप शांति से प्रतिक्रिया कर सकें। मतलब जो भी हैं कि जो भी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीकें हैं, क्योंकि आप एक विद्यार्थी के शिक्षक हो सकते हैं और आप किसी के अभिभावक हो सकते हैं। जो मनोविकृति से जूझ रहा बालक है उसका व्यवहार काफ़ी विपरीत हो सकता है, तो आपको उसके परिस्थिति में अपने आप के अपने तनाव को बांध के रखना है और ऐसे मैनेजमेंट्स या ऐसी तकनीकों पर काम करना है ताकि बालक के साथ आपके संबंध मधुर बने रहें। अपने बच्चे के साथ आराम करने और मज़े करने के तरीके की तलाश करें। आप अभिभावक के तौर पे बच्चे के साथ जो जितने ज़्यादा फैमिलियर हो सकें, जितने ज़्यादा उसके करीब जा सकें, जाने का प्रयास करें, और एक शिक्षक के तौर पे आप क्लासरूम में बच्चे के एक अच्छे मित्र बन सकें। और जो, क्योंकि आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बालक को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें। अपने बच्चे की ताकत और क्षमताओं की प्रशंसा करें। बिल्कुल, मोटिवेशन या फिर जो प्रेज़ल है वो बालकों को अपने काम को और व्यवस्थित और मन लगा के करने में प्रेरणा देता है। तो बिल्कुल आप अगर उनकी क्षमताओं को और ताकतों की प्रशंसा करेंगे तो इस प्रशंसा से उनको लाभ मिलेगा। आवश्यक सहायता को सुरक्षित करने के लिए अपने बच्चे के स्कूल के साथ काम करें। मतलब स्टूडेंट और जो गार्जियन हैं दोनों मिलके जो बालक है उसको जो भी नेसेसरी सपोर्ट है वो प्रदान करें, और ताकि बालक जो है अपनी उन समस्याओं से बाहर आ सके। तो ये था, काफ़ी लंबा सेशन हो गया और काफ़ी महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि यह आपको एक अभिभावक के तौर पे भी और एक शिक्षक के तौर पे भी दोनों ही नज़रियों से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है डिस्कस करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपके पास ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं वो पहुँचते रहें। और ये हमारी शपथ है कि हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज ग्रुप। धन्यवाद।